हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा और हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की पीवाईक्यू सीरीज़। और इस सीरीज़ का हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आप पीजीटी कॉमर्स किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर वो कॉमर्स का है तो तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप चैनल पर विजिट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन। जो पीजीटी कॉमर्स के पीवाईक्यू हैं उनको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समूह के विकास का तीसरा चरण जिसकी विशेषता घनिष्ठ संबंध और सामंजस्य होती है उस चरण को क्या कहते हैं। मतलब जो ग्रुप डेवलपमेंट है उसकी थर्ड स्टेज है जिसमें जो क्लोज रिलेशनशिप होती है और जो कोहेसिवनेस आती है वो कौन सी स्टेज में आती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं परफॉर्मिंग स्टेज, एडजोर्निंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज या नॉर्मिंग स्टेज। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स फॉर्मिंग स्टेज या मानकीकरण चरण। इसके अंदर जो ग्रुप होता है हमारा उसके अंदर घनिष्ठ संबंध और सामंजस्य स्थापित हो जाता है। पहली स्टेज होती है फ्रेंड्स हमारी फॉर्मिंग स्टेज। पहली स्टेज होती है हमारी फॉर्मिंग स्टेज। इसके अंतर्गत एक दूसरे को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरी होती है, इसके अंदर ऑप्शन में नहीं दी गई, दूसरी होती है स्टॉर्मिंग स्टेज जिसमें मतलब आपसी मतभेद होते हैं विचारों के ना मिलने के कारण। और तीसरी होती है फ्रेंड्स हमारी जो है हमारा आंसर नॉर्मिंग स्टेज जिसमें विशिष्टता घनिष्ठ संबंध और सामंजस्य स्थापित हो जाता है, मतलब क्लोज रिलेशनशिप हो जाती है। फोर्थ स्टेज है फ्रेंड्स हमारी निष्पादन चरण, परफॉर्मिंग स्टेज। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करते हैं। और लास्ट होती है हमारी एडजोरिंग स्टेज। इसके अंतर्गत जो हम काम करते हैं, काम करके अपने काम को फिनिश करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से काम को फिनिश करते हैं। ये है हमारी ग्रुप डेवलपमेंट की 5 स्टेजेज। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स जिसमें घनिष्ठ संबंध और सामंजस्य स्थापित होता है वो है हमारा मानकीकरण चरण या नॉर्मिंग स्टेज। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह फर्म जो छोटे खंडों को सेवाएं प्रदान करती हैं जिसे उस उद्योग में अन्य फर्म अनदेखा कर देती हैं। मतलब जो छोटे खंडों को सेवाएं प्रदान करती हैं और जो दूसरी कंपनियां होती हैं अन्य फर्म उसे अनदेखा कर देती हैं तो उसे क्या कहते हैं। इंग्लिश में समझते हैं द फर्म दैट सर्व्स स्मॉल सेगमेंट दैट द अदर फर्म्स इन एन इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर, उसको इग्नोर करती हैं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2 नंबर का, इसका हमारा जो आंसर है वो आएगा मार्केट निश्चर। जो मार्केट निश्चर होती है, बाजार निश्चर, वो छोटे खंडों को सेवाएं प्रदान करती हैं और जो अलग इंडस्ट्री होती है वो उसको अनदेखा करती हैं। मतलब जो इंडस्ट्री के ऊपर इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये एक छोटे से खंड को सेवाएं प्रदान करती हैं, इनका एक सेगमेंट एरिया होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्णय की एक मात्रात्मक तकनीक है। इंग्लिश में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ अ डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजन मेकिंग की क्वांटिटेटिव मात्रात्मक तकनीक कौन सी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग डिसीजन ट्री, डेल्फी टेक्निक या कॉन्शियस मैपिंग, अर्थात बुद्धिशीलता निर्णय वृक्ष, डेल्फी तकनीक या सहमति मात्रीचरण। तो फ्रेंड्स जो हमारा राइट ऑप्शन है इसका निम्न से कौन सी निर्णय की एक मात्रात्मक तकनीक है तो वह है फ्रेंड्स हमारा डिसीजन ट्री। बाकी सारी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक, कॉन्शियस मैपिंग है ये सभी की सभी क्वालिटेटिव टेक्निक्स है और जो हमारी डिसीजन ट्री है निर्णय वृक्ष ये हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वे फर्म जिनके भविष्य की कमाई को आर्थिक मंदी का सामना करने की संभावना है। अर्थात फर्म्स हु फ्यूचर अर्निंग आर लाइकली टू विदस्टैंड ऑन इकोनॉमिक डाउनस्ट्रम। अर्थात अगर कोई इकोनॉमिक डाउनस्ट्रम आता है तो वो कौन सी फर्म है जो अपनी कमाई को आर्थिक मंदी का सामना मतलब अपनी कमाई से आर्थिक मंदी का सामना कर सकते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, रक्षात्मक कंपनी, अस्थगित कंपनी, स्वतंत्र कंपनी या विचलित कंपनी, डिफेंसिव कंपनी, डेफर्ड कंपनी, इंडिपेंडेंट कंपनी या डिफ्यूज्ड कंपनी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है डिफेंसिव कंपनी। मतलब जो रक्षात्मक कंपनी होती है वो अगर कोई भी मतलब इकोनॉमिक डाउनस्ट्रॉम आता है, कोई भी मंदी आती है तो उसके अंदर आर्थिक मंदी आती है तो उसके अंदर जो डिफेंसिव कंपनी अर्थात रक्षात्मक कंपनी होती है वो अपने आप को मतलब डिफेंड कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है हमारा रक्षात्मक कंपनी या डिफेंसिव कंपनी। अगला हमारा क्वेश्चन है एक देश का नागरिक जो दूसरे देश में काम करता है,
ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री, अर्थात एक देश का नागरिक है, एक देश का रेजिडेंस है, वो दूसरे देश में काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? फोल्कवेज, एक्सपैट्रिएट, कोमकन या कम्युनिस्ट। तो फ्रेंड्स जिसको इसका हमारा राइट आंसर है एक्सपैट्रिएट या एक्सपैट्रिएट, अर्थात जो एक देश का नागरिक जो दूसरे देश में काम करते हैं उसको हम एक्सपेट्रिएट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है उत्पादित और बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या। उत्पादित और बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या जिस पर कंपनी की शुद्ध आय शून्य है। द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच द कंपनीज नेट इनकम जीरो। इसके ऑप्शंस दिए गए फ्रेंड्स, ब्रेक अप वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है वह है सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर जो हमारी कंपनी की शुद्ध आय है वह शून्य या जीरो हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सही असक्त परियोजना। अगला हमारा क्वेश्चन है एक सही असक्त परियोजना को खारिज करने की त्रुटि क्या है? द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए नल ट्रू हाइपोथेसिस इज। मतलब एक अपने हमारी हाइपोथेसिस सही थी और उसको हमने क्या कर दिया? खारिज कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो यह हमारी कौन सी त्रुटि है? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टाइप 3 या 4। तो फ्रेंड्स ये हमारी टाइप 1 एरर, मतलब किसी सही चीज़ को हमने रिजेक्ट कर दिया। और अगर हम किसी गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सबसे पहली त्रुटि तो टाइप 1 त्रुटि तो वो होती है अगर हम किसी सही चीज़ को मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, वो हमारी फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 एरर। और हम सही चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वह है हमारी टाइप 2 एरर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मानवों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानने के लिए समाजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज। एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी या सोशोलॉजी। तो जो मानव और उनकी गतिविधियों के बारे में जानने के लिए अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स सोशोलॉजी या समाजशास्त्र। इसका राइट ऑप्शन है समाजशास्त्र। अगला हमारा क्वेश्चन है वह ज़रूरतें जो बाहरी रूप से संतुष्ट हों, जैसे शारीरिक और सुरक्षा की ज़रूरतें, अर्थात those needs that are satisfied externally such as psychological and safety needs are। मतलब जोन सी ज़रूरतें, वे ज़रूरतें जो बाहरी रूप से संतुष्ट हैं, वे ज़रूरतें जो बाहरी रूप से संतुष्ट हों, जैसे शारीरिक और सुरक्षा की ज़रूरतें। जो हमारी सेफ्टी नीड्स हैं फ्रेंड्स वो हैं हमारी हायर ऑर्डर नीड्स। इसका राइट ऑप्शन है हमारा, इसके ऑप्शंस तो ये देखिए, लोअर ऑर्डर नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, हायर ऑर्डर नीड्स या मिडल ऑर्डर नीड्स। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है हायर ऑर्डर नीड्स। वह ज़रूरतें जो बाहरी रूप से संतुष्ट हों, जैसे शारीरिक और सुरक्षा की ज़रूरतें। जो साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स हैं वह हैं हमारी उच्च ऑर्डर की ज़रूरतें। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा एक कंपनी द्वारा उत्पादों से उत्पादित लाभ और अनुभवों से ज़्यादा विशिष्ट उत्पादों पर अधिक ध्यान देने की गलती को क्या कहते हैं? मतलब एक कंपनी है जो उत्पादों से ज़्यादा उत्पादित लाभ और अनुभवों से ज़्यादा विशिष्ट उत्पादों पर अधिक ध्यान देने की गलती करती है, तो उसको क्या कहते हैं? द मिस्टेक of paying more attention to the specific product a company offer than to the benefits and experience produced by these products। मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग गाइड या मार्केटिंग ऑडिट। ये तो सभी पॉजिटिव आंसर है फ्रेंड्स। जो मार्केटिंग मायोपिया होती है ना वही होती है जो हमारा राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, तो वो हमारा मार्केटिंग मायोपिया। मतलब मार्केटिंग मायोपिया के अंदर एक कंपनी उत्पादों से उत्पादित लाभ, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनसे जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उस और अनुभवों से ज़्यादा, उसके अनुभवों से, एक्सपीरियंस से ज़्यादा विशिष्ट उत्पाद, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर ध्यान देती हैं, तो इस गलती को कहते हैं हम मार्केटिंग मायोपिया। अगला हमारा क्वेश्चन है एक उत्पाद जीवन चक्र चरण जिसमें एक उत्पाद की बिक्री जल्दी से चढ़ने लगती है। मतलब जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज है, इन विच ए प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। मतलब एकदम से हमारा जो सेल्स है वो स्टार्ट होने लगती। क्लिम्बनी मतलब बहुत मतलब
एकदम से क्लेम करती है, मतलब ऊंचाई पर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एक कंपनी द्वारा एक उत्पाद जीवन चक्र चरण जिसमें एक उत्पाद की बिक्री जल्दी से बढ़ने लगती है, उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, परिचय चरण, परिपक्वता चरण, पतन चरण या विकास चरण, इंट्रोडक्शन स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज या ग्रोथ स्टेज। तो फ्रेंड्स हमारा जो इसका आंसर है वह है ग्रोथ स्टेज, विकास चरण। इसके अंतर्गत जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारी बिक्री है, वो बहुत जल्दी से चढ़ने लगती है। मैच्योरिटी स्टेज है, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैच्योर हो जाता है, लेकिन जो बिक्री है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन जो हमारी ग्रोथ स्टेज है उसमें सभी हमारे प्रोडक्ट को जानने लग जाते हैं और जो हमारी बिक्री है वो एकदम जल्दी से चढ़ने लगती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्पाद को अधिक से अधिक आउटलेट में स्टॉक करना कहलाता है। जो स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट एज पॉसिबल इन, जो स्टॉक है उत्पाद को अधिक से अधिक आउटलेट में स्टॉक करना क्या कहलाता है? इंटरैक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरमोडल डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरनल मार्केटिंग। तो जो इसका आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, सघन वितरण या इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंतर्गत उत्पाद जो हमारा प्रोडक्ट है उसको अधिक से अधिक आउटलेट में हम स्टॉक करके रखते हैं, यह है हमारा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पाद को अधिक से अधिक आउटलेट में स्टॉक करना कहलाता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन या सघन वितरण। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसे अगला करते हैं, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हेनरी फ्योल का एक सिद्धांत नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल? इनमें से कौन सा हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है? मतलब कार्य का विभाजन, अनुशासन। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे फ्रेंड्स। तो उसमें जो इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है यूनिटी ऑफ कंट्रोल। जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने यूनिटी ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि यूनिटी ऑफ कमांड दिया था। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है नियंत्रण एकता। जो डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सभी इसके सिद्धांतों में है, लेकिन जो यूनिटी ऑफ कंट्रोल है वो इसका पार्ट नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल की सेवानिवृत्ति के समय डेबिट करता है। मतलब जो बिल है उसकी सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के समय, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टेड डेबिट्स, मतलब क्या डेबिट करता है? तो ऑप्शंस हैं हमारे फ्रेंड्स, बिल्स पेबल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बिल्स पेबल डिस्काउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, नाइदर ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट एंड नोर डिस्काउंट अकाउंट। तो फ्रेंड्स जो इसका हमारा आंसर है